पेशेंट को होश आया? मेजर नमीर ने ड्यूटी पर मामूर नर्स से पूछा। नो सर, वो मुख्तसर जवाब देकर अपने काम में मसरूफ हो गई। आज उसे 10वां दिन था अस्पताल का चक्कर लगाते हुए, लेकिन उस लड़की को होश नहीं आया था। मेजर नमीर उसे बाकायदगी से देखने आता था। न जाने कौन सी कशिश थी जो उसे रोज यहाँ खींच लाती थी। एबटाबाद से इस्लामाबाद जाते हुए उसने और कैप्टन नुमान ने उस लड़की को रेस्क्यू किया था। वो बेहोशी के आलम में एक पत्थर पर औंधे मुंह पड़ी थी। न जाने कौन थी, कहाँ से आई थी, वहां कैसे पहुंची, इस जैसे और कई सवाल पिछले 10 दिनों से उसके दिमाग में चकरा रहे थे। मेजर नमीर इस्लामाबाद के पोश एरिया का रिहायशी था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके चचा ने उसे पाला था और उसकी ख्वाहिश पर उसे फौज में भेज दिया। वो अपने खानदान का वाहिद फर्द था जो फौज में था। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। वो कुछ देर यूं ही गर्दन घुमाई इर्द गिर्द का जायजा लेती रही। दफातन दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर दाखिल हुई। उसे होश में आते देखकर वो उल्टे कदमों ही वापस चल दी और डॉक्टर को बुला लाई। कैसा महसूस कर रही हैं आप? डॉक्टर ने उसका चेकअप करते पूछा। मुझे यहाँ कौन लाया? मुखबता ने गायब दिमागी से पूछा। आप रिलैक्स रहें, अभी दिमाग पर जोर मत दें, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसने धीरे से आंखें मूंद लीं। मेजर नमीर को जैसे ही इत्तला मिली वो फौरन अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल के कमरे में बैठा वो उसके बोलने का मुंतजर था। मेरा नाम मुखबता है, मुखबता अंसर। मैं इस्लामाबाद में अपने मामू के साथ रहती हूँ। प्लीज़ आप वहाँ इत्तला कर दें। मुखबता ने एड्रेस बताते हुए इल्तिजा की। ठीक है, आप आराम करें, मैं देखता हूँ। नमीर ने जाते जाते अचानक वह मुड़ गया। डॉक्टर के मुताबिक आप काफ़ी बुलंदी से नीचे गिरी। आप खुशकिस्मत हैं जो इतनी शदीद जख्मी होने के बावजूद बच गई। मैं अपनी कजिन्स के साथ घूमने गई थी। वहाँ अचानक मेरा पाँव फिसला और मैं नीचे गिर गई और आपकी कजिन्स आपको तलाश किए बगैर ही लौट गई। वेरी स्ट्रेंज। नमीर के तंजिया अंदाज से कहने पर मुखबता ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो यकीनन कुछ छुपा रही थी। नमीर चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर बाहर निकल गया। उसके निकलते ही मुखबता की आंखों से बरसात होने लगी। उसे रह रहकर वो मंजर याद आ रहा था जब उसकी बहनों जैसी कजन ने उसे पहाड़ी से धक्का दिया था। मुखबता अंसर, आपने जो पता दिया था वहां से आपकी फैमिली जा चुकी है। मेजर नमीर ने धमाका किया। वो लोग अपना सब कुछ बेचकर दुबई शिफ्ट हो गए हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि अख्तर साहब की भांजी घर से भाग गई थी और इस गम से उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। मुखबता की आंखों से आंसू निकलकर तकिए को भिगो रहे थे। मेजर नमीर को एकदम उस लड़की पर बेतहाशा हमदर्दी महसूस हुई। हौले से अपना हाथ उसके सर पर रखा तो उसके रोने में और तेजी आ गई। वो एकदम से घबरा गई। मुखबता प्लीज, आपकी हालत पहले ही सही नहीं है, खुद पर जुल्म मत करें। नमीर का बस चलता तो उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू अपने पूरों पर चुन लेता, लेकिन वो बेबस था। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मामू ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी दौलत चाहिए थी। मुखबता ने सर उठाकर उसे देखा। आपके नाम पर जितनी भी जायदाद थी वो सब बेच दी गई है और आपका बैंक अकाउंट भी खाली है। नमीर उसे भी ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये भी चाहता था कि जो झटका लगना है एक ही बार लग जाए। दौलत की हवस बहुत बुरी चीज़ होती है। ये सगे रिश्तों को पराया कर देती है, बुरे भले की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। जानती हो, अल्लाह पाक ने अपनी मुकद्दस किताब में मालो दौलत और औलाद को फितना कहा है। नमीर उसे देर तक समझाते रहे और वो चुपचाप छत को तकती रही। नमीर उसकी गंभीरता खामोशी को महसूस करते हुए खुद भी खामोश हो गया। यहाँ तक कि मुखबता ने उसके जाने का नोटिस भी नहीं लिया और उसी रात ज़हनी इंतशार के सबब उसकी हालत बिगड़ गई। नमीर को इत्तला मिली तो एक तासुफ ने उसे घेर लिया। जो भी हुआ वो उसे न बताता। इसी शर्मिंदगी के सबब वो अगले रोज फिर से अस्पताल में मौजूद था। नमीर बाकायदगी से सुबह शाम उससे मिलने आता, उससे दिन भर की छोटी छोटी बातें पूछता और वो खामोशी से चुप लेटी सुनती रहती। नमीर उसे आर्मी के किस्से सुनाता, फैमिली के बारे में बताता। अलगर्ज इन 3 हफ्तों में मुखबता उसके सारे खानदान के एक फर्द के बारे में जान गई थी। मेजर नमीर बहुत कम गो था, लेकिन इन 3 हफ्तों में उतना बोला था जितना पूरी जिंदगी में नहीं भूला होगा। मुखबता की हालत में काफी बेहतरी आई। उसका सारा क्रेडिट नमीर को जाता था। एक नामालूम सी कशिश थी जो उसे यहाँ खींच कर लाती थी। आपको पता है कि इन 3 सालों में सबसे ज्यादा शिद्दत से किस बात की ख्वाहिश की है मैंने? ये उन 3 हफ्तों में पहला तवील जुमला था जो उसके मुंह से निकला था। नमीर जरा करीब हुआ। यूं लग रहा था जैसे उसके कान तरस गए हैं उसकी आवाज़ सुनने को। वो सवालिया निगाहों से उसके बोलने का मुंतज़िर था। मैंने बहुत शिद्दत से ख्वाहिश की है कि एक बार पापा मेरे सामने हों और मैं उनके गले लगकर खूब सारा रहूं। वो मेरे माथे पर बोसा देकर मुस्कुराते हुए एक बार कह दें, मेरी अच्छी बेटी। आंसू उसकी आंखों से निकल निकल कर तकिए को भिगो रहे थे, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी हो सकती जब तक मैं जिंदा हूँ। और जानते हो, अधूरी ख्वाहिशों के साथ जीना कितना पुरअज़ियत होता है। नमीर की हालत से बेखबर वह अपने दुख रो रही थी। अफसरदगी ने सारे माहौल को जकड़ रखा था। और तुम जानते हो इन 3 हफ्तों में सबसे ज्यादा किस चीज की ख्वाहिश की है? वो बेताबी से उसका हाथ थाम कर बोला। अस्पताल के ठंडे कमरे में उसे अपना वजूद बर्फ होता महसूस हुआ था।
वो खामोशी से उसके बोलने की मुंतजर थी। मैंने बहुत शिद्दत से यह ख्वाहिश की कि तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसू अपनी मोहब्बत से समेट लूं, तुम्हें कभी अफसरदा ना होने दूं, तुम्हारे गम अपना लूं। वो भीगे से लहजे में अपने दिल का हाल कहता जा रहा था। वो पलकें झपकाए बिना उसे यकटक देखे जा रही थी। मुझसे शादी करोगी मुहब्बता? मुहब्बता की आंखें मजीद फैल गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस जैसी लावारिस लड़की से नमीर जैसा शानदार मेजर के ओहदे पर फायज ये शख्स शादी करेगा। सुनो, वो मेरे चचा की बेटी की मंगनी है। मैं जानता हूँ कि उसी बहाने तुम्हें भी अपने खानदान में मुतारुफ करवा दूंगा। जिन्हें नहीं पता वो तुम्हें देख लेंगे। उनके निकाह के 7वें रोज नमीर ने कहा तो वो सोच में पड़ गई। उसकी शादी आम शादियों से कतन मुख्तलिफ थी। नमीर के खानदान वाले इस रिश्ते से नाखुश थे। उसके चचा रस्मी से अंदाज में उनके निकाह में शरीक हुए, जाते हुए भी बस लिए दिए अंदाज में मिले थे। अरे किस सोच में पड़ गई हो? उसके चेहरे पर फैली हिचकिचाहट साफ जाहिर थी और नमीर को उसकी यही अदा भाई थी कि वह दिखावा नहीं करती थी। माय डियर स्वीट मिसेस, आपको कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बंदा नाचीज़ आपका हमसफ़र, आपके हमरा ही रहेगा। वो सब मेरे अपने हैं। मैं सबको राज़ी करूंगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। नमीर ने उसके दोनों हाथ थामते हुए शरारत भरे अंदाज में उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश की तो वह धीरे से मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में उसका आंखें भी उसका साथ देती थीं, जिगर जिगर चमकती हुई। न जाने कौन सी चीज़ थी मुख्बता की जिससे वो मुतासिर नहीं था। हर तरफ चहल पहल थी। नमीर का खानदान काफ़ी बड़ा था। नमीर के साथ बज़ाहिर एतमाद के साथ चलती वो बहुत हसीन लग रही थी। उसका दिल अंदर ही अंदर डर रहा था। यार मैं गिफ्ट गाड़ी में ही भूल आया हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, नमीर उजलत में कहता आगे बढ़ गया। लरजते कदमों के साथ वो हाल में दाखिल हुई। मखलूत महफिल में सब खुशगपियों में मगन थे। नमीर अभी तक वापस नहीं आया था। उसकी बेचैन निगाहें इधर उधर भटक रही थी। अरे ये लड़की कौन है? चंद लड़कियां उसके पास से गुजरी तो एक ने पूछा। उनमें सबसे लंबी लड़की ने मुड़कर नहोसत से उसकी तरफ देखा और नाक से कोड़कर बोली, ये नमीर भाई की बीवी है। उसामा भाई के सेल में निकाह की पिक्स देखी थी। ओ अच्छा, मैंने सुना है बेचारी लावारिस है। अब कि वो जानबूझकर बुलंद आवाज में रिमार्क्स दे रही थी। ऐसी लड़कियां ही होती हैं जो अमीर खानदानों के लड़कों को फंसाती हैं, और नमीर जैसा हैंडसम और डैशिंग बंदा तो हमारे पूरे खानदान में नहीं है। अगर ये लवारिस लड़की बीच में ना आती तो आज मैं मिसेज नमीर होती। ये 2 टके की लड़की इस काबिल कहाँ? वो न जाने और भी क्या क्या कह रही थी और उसके कान साएं साएं कर रहे थे। खफत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और तेज तेज कदम उठाती वो बाहर की तरफ चल पड़ी। अपने पीछे सुनाई देने वाले कहके उसके कानों में गूंज रहे थे। दफतन वो किसी से टकराई। उसके गिरने से पहले ही 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया था। उसका गमखार उसके सामने ही था, उसे गिरने से बचाने के लिए उसके साथ साथ। क्या हुआ मुखबता? मेरी जान क्यों रो रही हो? जब्त के बावजूद उसकी आंखों के पैमाने चलक पड़े। नमीर ने उसे गले लगा लिया और होले से उसका सर थपकने लगा। बस चुप, मैं आ गया हूं ना। उसकी तसल्ली ने आग पर पानी जैसा काम किया। ये क्या बेहूदगी है नमीर? बड़े तायाजान ने गरजदार आवाज में उससे कहा। उसका जिस्म खौफ की शिद्दत से होले से कांप रहा था। क्या हुआ तायाजान? नमीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। सब उनके गिर्द घेरा डाले खड़े थे। मुखबता ने नमीर के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश की। सारे आलम के सामने तुम अपनी बीवी को गले लगाए खड़े हो, बेशर्मी तो देखो, मुस्कुराया जा रहा है। अब के बड़ी फूफी ने हाथ नचाते हुए वार किया। फूफी जान, ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? मैं तो सिर्फ तसल्ली दे रहा था। वो घबरा। बस ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं इस 2 टके की घर से भागी हुई लड़की को तुम हमारे खानदान में ब्याह करके ले आए हो। छोटे तायाबा ने उसकी बात काटते हुए नफरत से कहा तो नमीर की आंखें फैल गईं। ये सब आपसे किसने कहा छोटे ताया जी? आपको पता है सब मुखबता के बारे में? हाँ पता है। लावारिस लड़की को उठाकर बीवी बनाकर लाए हो, जिसके ना खानदान का पता है और ना ही हस्ब नस्ब का। छोटी फूफो ने भी जहर उगला। ये लावारिस नहीं है। नमीर के सब्र का पैमाना छलक गया। मैं हूँ वारिस इसका, समझिए आप लोग। अब तुम इस 2 टके की लड़की की खातिर भाई के सामने जुबान चलाओगे? चचा ने भी अपना हिस्सा डाला। अभी और इसी वक्त माफी मांगो। चचा ने तुर्श लहजे में नमीर से कहा। मैं माफी नहीं मांगूंगा। नमीर ने धीरे लहजे में कहा तो जैसे आग भड़क उठी और वहां मौजूद नफूसों को झुलसाने लगी। तो फिर निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जायदाद से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बड़े तायाजान ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा तो नमीर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। मुखबता का दिल डूबा जा रहा था। माफ कीजिएगा तायाजान, जिस जायदाद में आप मुझे हिस्सा ना देने का कह रहे हैं, ये सारा पैसा मेरे बाप का था जिस पर आपने कब्जा किया है। चटाख की जोरदार आवाज के साथ ही छोटे ताया का जनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। दफा हो जाओ यहाँ से, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा तो नमीर ने अपनी लरजती हुई आवाज में मुखबता का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। नमीर मुखबता को घर ले आया। वो अच्छी तरह से जान चुका था कि उसका खानदान अब उसे यहाँ नहीं रहने देगा। वो मुखबता को खानदानी नाचाकियों से दूर रखना चाहता था।
चनाचे उसने अपने सीनियर से दरखास्त करके अपना ट्रांसफ़र एबटाबाद करवा लिया। 2 दिन बाद उनकी रवानगी थी। जाने से पहले वो एक बार सबसे मिलने गया। ताया जान ने तो साफ इनकार कर दिया और चचा जान ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। कुछ देर चची के सामने बैठा रहा वो। चची जान बार बार आंसू साफ करती। जो भी हो, चची ने उसे माँ बनकर पाला था। वो उन्हें तसल्लियाँ देता दुखी दिल के साथ लौट आया। एबटाबाद जैसे पुरफिजा मुकाम पर भी दोनों के दिल उदास थे। मुखबता इस सब में खुद को कसूरवार समझ रही थी और नमीर शर्मिंदा था कि वह सबके सामने उसका भरम नहीं रख सका। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते। उन्हें उदास भरे दिनों में मुखबता को अपने उम्मीद से होने की खबर मिली। उन दोनों के दरमियान छाए खामोशी के बादल छट गए। वो दोनों अपने खुद साख्ता खोल से निकल आए थे। माँ बाप बनने का एहसास बहुत दिलनशीन था। जिंदगी एक अनोखी डगर पर चल निकली थी। उसका खानदान बनने जा रहा था। औरत जब माँ बनती है तभी उसकी तकमील होती है। नमीर ने चची को फौरन फ़ोन पर इत्तला दी। उन्होंने मुखबता से भी बात की और उसे ढेरों नसीहतें कर डाली। नमीर ने उसे हथेली का छाला बना रखा था। वो जितना भी अपनी किस्मत पर रश करती कम था। सर्दियों का आगाज़ हो चुका था। मुखबता को सर्दी का मौसम बहुत पसंद था। आतिशदान के सामने बैठकर मूंगफली खाना, नमीर के साथ ढेर सारी बातें करना और कॉफ़ी पीना उसे बहुत पसंद था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका जिस्म फैलता जा रहा था। नमीर आपने कभी बताया ही नहीं कि आपको बेटी चाहिए या बेटा? उसने कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूछा। इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, नमीर ने कंधे उचकाते हुए कहा। पता है, मैं चाहती हूँ कि हमारी पहली बेटी हो। मुझे तो पहली बेटी ही चाहिए। नमीर उसकी बात पर हंस पड़ा। आप हंस क्यों रहे हैं? उसने मसनूई खफगी से पूछा। मैं दुनिया की पहली औरत देख रहा हूँ जिसे पहली औलाद बेटी चाहिए, वरना उमूमन औरतें पहली औलाद बेटा मांगती हैं। उसने अपने हंसने की वजह बताई। आपको पता है नमीर, एक हदीस है कि खुशकिस्मत होती है वो औरत जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। आपका साथ मेरी खुशबख्ती है। बेटी की माँ बनकर मैं उसमें इजाफा करना चाहती हूँ। उसने धीरे से उसके कंधे पर सर रख लिया। वो उसकी इस बात से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। अब की बात, उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा नहीं आया था जब उसकी मासूमियत और समझदारी ने उसे मुतासिर न किया हो। 7वां माह ख़त्म होने को है और हमने अभी तक नाम नहीं सोचा। उसने नरूठेपन से कहा तो वो बेइख्तियार हंस पड़ा। अच्छा बताओ, बेटी हुई तो क्या नाम रखें? बेटी हुई तो शुमाइल फातिमा और बेटा हुआ तो शहीर अंसर। उसने झट से उसके कंधे से सर उठाया तो वो बेइख्तियार हंस पड़ा। वो छींप सी गई। बेगम साहिबा ने तो पहले ही सोच रखा था सब, उसने छेड़ते हुए कहा। और ये क्या, दोनों बच्चों के साथ मेरा नाम नहीं लगाओगी? उसके लहजे में शरारत थी। आपका नाम मेरे नाम के साथ ही अच्छा लगता है, मुख्तबा नमीर, उसने मोहब्बत से मखमूर लहजे में कहा। नमीर को अपनी मोहब्बत पर रश्क आने लगा। दोनों बच्चों के साथ साथ नाना नानी का नाम लगाएंगे ना? उसने मासूमियत से पूछा तो उस पर टूट कर प्यार आया। वैसे तुमने कभी अपने माँ बाप का जिक्र नहीं किया, कैसे थे, क्या करते थे? उसने बेख्याली में पूछा। मामा बताती थी कि उनकी बाबा से लव मैरिज हुई थी। बाबा की फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव थी। बाबा काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। एक रोज़ बाबा के घर से इत्तला आई कि उनके वालिद को हार्ट अटैक हुआ है। उस रोज़ बाबा गए तो कभी लौट कर नहीं आए। मामा ने उनके घर के बहुत चक्कर लगाए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मेरी पैदाइश के बाद मामा ने चुप साध ली और मामू को अपने साथ रहने पर आमादा कर लिया। 3 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। बस आगे की कहानी आप जानते हैं। वो बाप के जिक्र पर कुछ अफसरदा हो गई। नमीर को उसकी वो हालत याद आ गई जब अस्पताल में उसके बाप से उसके जिक्र पर जो हुई थी। क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? उसने नमीर को गुमसुम सा देखकर पूछा। मुखबता, तुम्हारे बाबा का नाम क्या था? नमीर ने उसका ध्यान बटाने को पूछा। अंसर अली हैदर। आप क्यों पूछ रहे हैं? नमीर के इर्द गिर्द धमाके होने लगे। उसकी पेशानी अर्कालूद हो गई। वो उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। वो झटके से उठा और बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। मुखबता का दिल अनजाने खदशों से धड़क रहा था। खुदा का वास्ता है नमीर, कुछ तो बताएं। उसका दिल होल रहा था। नमीर लब भींचे बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुखबता ने भी चुप साध ली। उसकी खौफ के मारे जान निकली जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम नमीर को क्या हो गया। शाम के साए गहरे पड़ चुके थे जब वो हमजा हाउस में दाखिल हुए। नमीर इधर उधर देखे बगैर ही स्टडी की तरफ बढ़ा। नाचार उसे भी नमीर के पीछे चलना पड़ा। ताया जान और चचा जान किसी मामले पर बहस कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर वो हैरान रह गए। नमीर का चेहरा सुता हुआ था और मुखबता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। चचा जान को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। अभी वो कुछ कहने का इरादा कर ही रहे थे कि ताया जान की गुस्सैली आवाज़ गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? नमीर उन्हें नज़रअंदाज किए बगैर बेताबी से वहां लगी खानदान की तस्वीरें देख रहा था। उसके इस अंदाज पर ताया जान सुलग कर रह गए थे। दफतन उसने एक तस्वीर उतारी और मुखबता के सामने रख दी। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, अब्बा जान। ये अल्फाज सुनकर नमीर के हाथों से तस्वीर नीचे गिर गई। फ्रेम टूटकर किरचू में बिखर गया। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी भी बिखर गई हो। शायद अभी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। वो वहशत ज़दा सा चचा जान की तरफ बढ़ा और अपने दोनों हाथ जोड़कर मुल्तजी हुआ। चचा जान, प्लीज़ मुझे बताएं मेरा बाप कौन था? ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है।
उन्हें उससे जो भी इख्तलाफात थे वो अपनी जगह थे। जो कुछ भी था उन्होंने बाप बनकर पाला था। उसके कागजात पर गार्डियन की जगह उन्हीं का नाम था। चचा जान, आप खामोश क्यों हैं? नमीर की बेबसी इंतहा पर थी। क्यों? तुम्हें ये जानने की क्या जरूरत पेश आ गई है? ताया जान ने चुपते लहजे में पूछा। क्या अंसर अली हैदर मेरा बाप है? नमीर का अंदाज एक बार फिर उन्हें सुलगा गया। वो उसके सवाल पर मुखबता दंग रह गई। तुम जैसी नाहिजार औलाद से बेहतर था मेरा भाई लाऔलाद ही रहता। उनके लहजे में बेतहाशा नफरत थी। चाचा जान, क्या पापा ने मेरी माँ से शादी करने से पहले किसी फातिमा नामी औरत से भी शादी की थी? उसने अटकते हुए पूछा। हाँ बेटा, की थी, लेकिन तुम्हें उस शादी से क्या लेना देना? मेरा ताल्लुक है ताया जान, मेरा है लेना देना। उसका जब्त छलक पड़ा। वो चिल्ला उठा। गुमसुम सी खड़ी मुखबता की जानिब बढ़ा और बेदर्दी से उसे खींचकर उनके सामने किया। गौर से देखें इसे, ये आपके भाई अंसर अली हैदर की बेटी मुखबता अंसर है। मुखबता सहमी नजरों से उन्हें देख रही थी। इसका मतलब है कि तुमने अपने बाप की बेटी यानी अपनी बहन से? ताया जान ने दनिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा। नहीं। मुखबता करंट खाकर पीछे हुई। उसका सर मुसलसल नफी में हिल रहा था। नमीर हारे हुए जवारी की तरह सर झुकाए खड़ा था। उस वक्त वो भूल गया कि मुखबता की क्या हालत है। वो भूल गया कि ताया जान उसे सख्त नापसंद करते हैं। उसे याद रहा तो बस इतना कि वो खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है बेटा। चचा जान से उसकी हालत देखी नहीं गई तो बोल उठे। ताया जान ने उन्हें हाथ उठाकर बोलने से रोक दिया। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाबात मिल गए हैं। अब इस घर से नापाक वजूद लेकर दफा हो जाओ। अपनी हराम औलाद पालो जाकर। यहाँ आने की आइंदा जुर्रत न करना। नहीं, ये सच नहीं है, झूठ है सब। मुखबता मखतूश सी बेरब्त अंदाज में चिल्लाई। नमीर उसके चिल्लाने पर चौंका। उसका रंग खतरनाक हद तक पीला पड़ चुका था। इससे पहले कि नमीर उसे संभालता, वो होशो खर्च से बेगाना होकर धड़म से नीचे गिरी। वो एक बार फिर से अस्पताल में थी, जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। मुख्तबा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और खुद जिंदगी की बाजी हार गई। नमीर ने कर्ब से आंखें मैच लीं। जंग के मैदान में बादरी के जौहर दिखाने वाला मेजर नमीर हैदर मोहब्बत की बाजी हार गया। मुखबता की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया था। उसके एहसासात मुंजमद हो गए थे। उसे दो मासूम बच्चे भी नजर नहीं आ रहे थे। हमारी जिंदगी में बाजुकात ऐसे सानहे रोनमा होते हैं कि दुख, तकलीफ, अजियत जैसे अल्फाज बहुत छोटे पड़ जाते हैं। हम गिरदोपेश से बेगाना हो जाते हैं। किसी के छिन जाने का एहसास हमारी रूह को घायल कर देता है। फिर हमें कोई भी चीज़ खुश नहीं करती। नमीर की भी ऐसी ही कैफियत थी। उसे अपने मासूम बच्चों की कलकारियां खुश नहीं करती थीं। बच्चों की परवरिश के लिए उसने एक कुल वक्ती मुलाजमा का इंतजाम कर लिया था। वक्त गुजरता रहा, वो मेजर से कर्नल के ओहदे तक पहुंच गया, लेकिन उसके मिजाज में जरा बराबर तब्दीली नहीं आई। शुमाइल, फातिमा और शहीर अंसर अपनी माँ की ज़ात से कतई नावाकिफ थे। दोनों ने कई बार माँ के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन बाप के सर्द रवैये और लाताल्लुक अंदाज ने उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। शहीर शुमाइल के बरक्स समझदार और बुर्दबार था, जबकि शुमाइला जज्बाती और एहसास थी। भाई होने की हैसियत से वो शुमाइल का हर तरह से ख्याल रखता था, लेकिन शुमाइल का दिल अपने बाप की तरफ खींचता था। वो हूबहू अपनी माँ जैसी थी। वो अक्सर बाप को मुखातिब करने की कोशिश करती, लेकिन बाप के सर्द रवैये से कुड़ती रहती। ऐसे में शहीर उसकी दिलजोई करता। दोनों ही एक दूसरे के गमगुसार थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा। ओ लेवल्स में दोनों ने शानदार कामयाबी हासिल की। शुमाइल का चेहरा खुशी से खिल पड़ा था। वो बेचैनी से लॉन्च में टहलती कर्नल नमीर की मुंतजर थी। शहीर, आज तो पापा रिजल्ट सुनकर बहुत खुश होंगे, शुमाइल ने चहकते हुए कहा। तो शहीर उसके खुश होने पर मुस्कुरा कर रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, कर्नल नमीर अंदर दाखिल हुए। वो दोनों एक साथ देखकर लम्हे भर को ठटके, फिर सर झटक कर कमरे की तरफ बढ़ गए। पापा, शुमाइल ने झिझकते हुए उसे पुकारा, तो वो वहीं पर रुक गए, लेकिन पीछे नहीं मुड़े। पापा, वो हमारा ओ लेवल्स का रिजल्ट आया है, उसने किधरे झिझकते हुए कहा। वो सर जुम्बश में हिलाते हुए कमरे में दाखिल हो गए। शुमाइल की आंखों में मारे तज़हीक के आंसू आ गए। उसने एक नज़र शहीर को देखा और कमरे की तरफ भाग गई। बारहा उसका दिल चाहा कि अपने बाप को झिंझोड़ कर पूछे, लेकिन वो सिर्फ सोच कर रह जाता। उसे पता था कि शुमाइल अब सुबह ही कमरे से निकलेगी। वो भी गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। रात के खाने की मेज़ पर कर्नल अमीर को पहली मर्तबा औलाद से दूरी का एहसास हुआ। रात के 10 बज रहे थे और शहीर अभी तक घर नहीं आया था, और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो इतनी देर तक घर से बाहर रहा हो। 11 बजने के करीब शहीर ने जैसे ही घर में कदम रखा, बाप को अपना मुंतजर पाया। कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा। आपको कब से इस बात की परवाह होने लगी? उसके लहजे में तलखी धर आई। मैं बाप हूँ तुम्हारा, पूछने का हक रखता हूँ। वो गिरजे। किस बात का हक? जो आपने हमें कभी दिया ही नहीं। अपनी माँ को जानने तक का कभी हक नहीं दिया आपने। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। शोर सुनकर शुमाइल भी कमरे से निकल आई। मुतवर्रम आंखें, बिखरे बाल और सुता हुआ चेहरा लिए वो हैरानगी से शहीर को देख रही थी। आपने हमें दुनिया की हर आसाइश दी है, लेकिन औलाद होने का हक कभी नहीं दिया कर्नल साहब। उसके लहजे की तलखी उसके वजूद को अपनी लपेट में ले रही थी। वो अपनी बात कहकर रुका नहीं, और वो थके थके कदमों से स्टडी में चले गए। वो जानते थे कि एक न एक दिन ये वक्त आना ही था। वो रात नमीर पर बहुत भारी थी।
मुख्तबा की अचानक मौत ने उन्हें बेहिस कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी औलाद भी, जिसके आने की खुशी में वो सरशार फिरा करते थे, जिंदगी ने उनकी मोहब्बत छीन ली। उनकी मोहब्बत की निशानियों ने मुंह फेर लिया। उन्हें एहसास था कि उनके बच्चे सजा काट रहे हैं, लेकिन वो क्या बताते बच्चों को कि उनकी माँ उनके बाप की बहन थी। नवीर ने कर्ब से आंखें मैच लीं। नहीं, मैं कभी उन्हें यह हकीकत नहीं बता सकता। मैं उन्हें इस सजा का हिस्सा नहीं बना सकता। उन्हें उनका बाप जरूर लौटा सकता हूँ। उन्होंने फैसला करके मुतमईन अंदाज में कुर्सी की पोस्ट से टिकाकर आंखें मूंद लीं। हर तारीख रात की रोशन सुबह होती है। वो भी ऐसी ही रोशन सुबह थी। नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। शहीर रात की गई बदतमीजी के लिए सख्त शर्मिंदा था। पापा, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके लहजे में शर्मिंदगी थी। नमीर ने एक नज़र सर झुकाए शहीर पर डाली। उन्हें उस पर अपने बेटे पर फख्र महसूस हुआ और खुद पर अफसोस हुआ। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं। कर्नल नमीर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट दिलकश थी कि दोनों मबहूत रह गए। आगे का क्या इरादा है तुम दोनों का? उन्होंने उनकी खामोशी को महसूस करते हुए पूछा। उनके चेहरे पर रात की तलही का शाइबा तक नहीं था। वो, पापा, मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, शहीद ने धीरे से कहा। और शुमाइल बेटा? शुमाइल अभी तक हैरत ज़दा थी। मैं मेडिकल का सोच रही हूँ, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रही, शुमाइल ने झिझकते हुए कहा। ठीक है बेटा, आप सोच लो, जो दिल चाहे पढ़ो। वो नैपकिन से हाथ पोंछते उठ खड़े हुए। और हाँ, शाम को पार्टी है, अपने अपने दोस्तों को इनवाइट कर लेना। वो जाते जाते मुड़े अपने बच्चों के शानदार रिजल्ट के लिए। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। मुख्बता की नागहानी मौत ने उन्हें औलाद से भी दूर कर दिया था। अब वो 15 सालों का इजाला करना चाहते थे। अपनी औलाद को खुशियां देना चाहते थे। शुमाइल और शहीर उनकी इस तब्दीली पर खुश थे। शुमाइल ने मेडिकल में एडमिशन लिया और शहीर इस्लामाबाद चला गया। कभी शहीर छुट्टी पर घर आता तो घर की रौनक बहाल होती, कभी दोनों बाप बेटी इस्लामाबाद चले जाते। बरसों पहले जिस आग ने उनका हंसता बसता घर उजाड़ दिया था, उस आग के शोले एक बार फिर उनके घर को अपनी लपेट में लेने वाले थे। इससे बेखबर वो दूरियां मिटाने की सही कर रहे थे। शुमाइल को कॉलेज से 2 हफ्तों की छुट्टियां हुई तो वो बाप के सर हो गई। इस्लामाबाद जाने की जिद को कर्नल नमीर को हार मानना ही पड़ी। वो दोनों शहीर को इत्तला दिए बगैर ही इस्लामाबाद पहुंच गए। शहीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नमीर की तो कदम कदम पर मुख्बता की यादें जुड़ी थीं। दोनों बाप की हालत से बेखबर खूब मजे ले रहे थे। हम कल वापस जा रहे हैं शुमाइल, रात तक अपना सामान पैक कर लेना। मुनाल से वापस होटल पहुंच के उन्होंने कहा। लेकिन पापा, अभी तो मेरी 4 छुट्टियां बाकी हैं, शुमाइल ने मुंह बसोरते हुए कहा। बेटा, इतनी छुट्टियां नहीं कर सकता, हम फिर आ जाएंगे, उन्होंने पुचकारते हुए कहा। पापा ठीक कह रहे हैं शुमाइल, ऐसे मेरा भी काफ़ी हर्ज हो रहा है, शहीद ने उसे समझाते हुए कहा तो ना चाहते हुए भी उसे हार मानना पड़ा। पापा, शहीद ने अनहमाक से अखबार पढ़ते हुए कर्नल नमीर को मुखातिब किया। हाँ, उन्होंने हंकारा भरा। पापा, वो मेरा दोस्त है ना, मेरान उसामा, उसकी छोटी बहन की बर्थडे है, उसने मुझे इन्वाइट किया है, उसने झिझकते हुए कहा। ठीक है बेटा, आप चले जाओ, कोई मसला नहीं। वो दरअसल पापा, आप लोग कल वापस चले जाएंगे तो मैं चाह रहा था कि शुमाइल को भी ले जाऊं, अगर आप इजाज़त दें तो। ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। न जाने क्यों आज उनका दिल बहुत घबरा रहा था। एक लम्हे को तो जी चाहा कि उन्हें रोक लें, लेकिन उन्हें बच्चों की खुशी अजीज थी। हमजा हाउस में काफ़ी चहल पहल थी। शुमाइल इतने लोगों में घबराहट महसूस कर रही थी। वो शहीर को लिए एक कोने में खड़ी थी। मेरान उन्हें ढूंढता हुआ उस तरफ आया। तुम यहाँ छुप कर खड़े हो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरान शहीर का हाथ पकड़े आगे बढ़ा। नाचार शुमाइल को भी आगे जाना पड़ा। ये मेरे पापा उसामा अली हैदर हैं, माई गॉर्जियस माम, और ये मेरे छोटे दादा जान हैं। उसने अपनी फैमिली का तारुफ करवाया। और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त शहीर अंसर और उसकी बहन शुमाइल फातिमा है। मेरान के तारुफ करवाने पर उसके दादा जान ने चौंक कर दोनों को देखा। उनके चेहरे पर जैसे शनासाई की रमक दौड़ गई। वो बेकरारी से उनकी तरफ बढ़े। बेटा, आपके वालिद क्या करते हैं, उन्होंने शुमाइल से पूछा। शुमाइल ने शहीर की तरफ देखा, जो उनके साथ दोस्तों में खुशगपियों में मगन था। पापा आर्मी में कर्नल हैं। वो उनके ऐसे देखने पर बौखलाहट का शिकार हो गई। नमीर हैदर, वो खोए हुए अंदाज में बोले तो शुमाइल चौंक गई। आप पापा को जानते हैं, उन्होंने चौंक कर शुमाइल को देखा, जिसके चेहरे पर दबा सा जोश था। वो तेजी से घर के अंदर चले गए। वो पुरजोश से शहीर की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई। ये क्या कर रही हो, उसने कहा। शहीर, तुम्हें पता है मेहरान के दादा पापा को जानते हैं, उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही पापा का नाम बोला। तुम पूछो ना मेहरान से। रिलैक्स यार, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। जल्दबाजी में ऐसा कुछ न करना जो पापा की नाराज़गी का सबब बने, शहीद ने उसे समझाया। तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंच गई। ज़्यादातर मेहमान जा चुके थे। शहीर और शुमाइल भी जाना चाहते थे, लेकिन मेहरान ने उन्हें रोक लिया। वो लॉन्च में थे। शुमाइल की नज़रें मेहरान के दादा को खोज रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। इतने में एक बारोबसी खातून उनके पास आ बैठी। उनकी शक्ल मेहरान के दादा से मिलती जुलती थी। शायद वो उनकी बहन थी। उसने दिल में सोचा, क्या नाम है तुम्हारे बाप का। उन्होंने उसे सर से पांव तक कड़ी नज़रों से घूरते हुए पूछा। वो थोड़ा घबरा सी गई। जी, नमीर हैदर। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे बाप को भी और तुम्हारी खटिया माँ को भी। वो तंजन हंसी। शुमाइल के तन बदन में आग लग गई।
मेरी माँ के बारे में ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने वाली होती कौन है आप? उसका चेहरा इश्ताल के मारे सुर हो गया। उसे उनसे अनदेखी मोहब्बत थी जितनी अम्मा के हाथों में पलकर जवान होने वाली औलाद को होती है। अब हराम की औलाद भी हमारे सर चढ़ेगी। उन्होंने मजाक उड़ाया। आप हद से बढ़ रही हैं। सब उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। शहीर ने तेजी से आगे बढ़कर शुमाइल का बाजू पकड़ा। क्या हो गया है शुमाइल, क्यों चिल्ला रही हो? निकालो इन गंद की पोटली को यहाँ से। जिनके माँ बाप ने बहन भाई जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया, उनकी औलाद भी उन्हीं जैसी होगी। शहीर ने रोती बिलखती शुमाइल का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। मेहरान उसे आवाजें देता रह गया। वो बहुत रश ड्राइव करता होटल वापस आया। कमरे के बाहर ही उसे छोड़ गया। शुमाइल उसे जाता देखता रह गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक लेती। दरवाजे की नॉब घुमाती अंदर दाखिल हुई तो पापा को अपना मुंतजिर पाया। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कब से इंतजार कर रहा था। उनके लहजे में फिक्रमंदी थी। वो खामोश नजरों से उन्हें देखे गई। जब्त के बावजूद दो आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते उसके गालों पर बह गए। वो उसके आंसू देखकर तड़प उठे। क्या बात है बेटा? शहीर कहाँ है? परेशानी के आलम में वो उसकी जानिब बढ़े तो उसने बेदर्दी से उनका हाथ झटक दिया। बंद करें ये ढोंग, मत कहे मुझे अपनी बेटी, नाजायज औलाद कहिए। क्या बकवास कर रही हो? वो चिल्लाए। उनका हाथ उसके गाल पर निशान छोड़ गया। वो गाल पर हाथ रख के गंग से उन्हें देखे गई। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। उनके सीने में दर्द उठा। उनसे छुपाने के लिए वो मुंह फेर कर सोफे पर ढह गए। इस तरह मुंह फेरने से हकीकत बदल नहीं जाएगी कर्नल साहब। जिस राज को आप छुपाए फिर रहे थे एक ना एक दिन तो सामने आना ही था। मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। आपने तो अपनी बहन के साथ भी। घृणा आ रही है मुझे अपने वजूद से। शुमाइल के लहजे में हद दर्जा हकारत थी। वो उनकी हालत से बेखबर अपनी भड़ास निकाल रही थी। वो एकदम सोफे पर लुढ़क गए। शुमाइल जहाँ की तहाँ रह गई। वो फटी फटी निगाहों से जमीन पर पड़े बाप को देख रही थी। उसके हाथ में पकड़ा फोन बजा तो उसे होश आया। वो तेजी से उनकी जानिब लपकी। उसका फोन बज बज कर खामोश हो चुका था। वो हवास बाख्ता हो गई थी। उसका फोन फिर बजा। उसने लपक कर उठाया। दूसरी तरफ शहीर था। शहीर शहीर पापा, वो बेरब्त अंदाज में बोली। कुछ ही देर में वो अस्पताल में थे। नमीर हैदर को अपना हार्ट अटैक हुआ था। शुमाइल ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। शहीर की हालत भी अब तक थी। मेहरान सख्त शर्मिंदा था। वो ना जिद करके बुलाता और न इतना सब कुछ होता। उसने घर में इत्तला दी। कुछ ही देर में मेहरान के वालिद अपने चचा के हमरा वहाँ मौजूद थे। बेटा मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे माँ बाप का गुनहगार मैं हूँ। मैं चाहकर भी कभी उसे हकीकत से आगाह नहीं कर सका। आज जो कुछ तुम लोगों को बताया गया वो सच नहीं है मेरे बच्चों। मेहरान के दादा जो नमीर के चचा थे, उन्होंने रोंदे लहजे में कहा, तुम्हारे माँ बाप में बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं था। ये सब झूठ था, इख्तरा थी। उन्होंने गुलूगीर लहजे में कहा। शुमाइल ने मारे शर्मिंदगी के नजरें झुका ली। आंसू टूटकर उसकी गोद में गिर रहे थे। वो बाप की हालत का जिम्मेदार खुद को समझती थी। शुमाइल मेरी जान हौसला करो। पापा की हालत अब बहुत बेहतर है। उन्हें कुछ ही देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। पापा तुम्हें रोते हुए देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। शहीर ने उसे गले लगाकर तसल्ली दी। हमजा हाउस के एक कशादा कमरे में खानदान के सभी अफराद नमीर के पास मौजूद थे। नमीर की हालत किधरे बेहतर थी। चचा जान के बेहद इसरार पर नमीर उनके साथ आने पर रजामंद हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत से सवाल रकम थे। समझ नहीं आ रहा नमीर कहाँ से शुरू करूं। चचा जान मुतजब्जब थे। मैं तुम्हारे पास इस तरह अचानक शादी करने पर खफा था। भले हम तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं थे लेकिन पाला तो हमने था। हमने बहुत अरमान से जा रखे थे तुम्हारी शादी के। उन्होंने गहरी सांस ली। हम सब तुम्हारे और मुखबता के गुनहगार हैं। उनकी आंखों से आंसू अंदर आए। मैं नहीं जानता उस रोज भाई साहब ने तुम्हें आधा सच क्यों बताया था। तुम्हारे जाने के बाद बारहा मैंने चाहा कि भाई साहब से उस गलत बयानी की वजह जान सकूं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो सीढ़ियों से गिर गए और सर पर लगने वाली चोट की वजह से वो कोमे में चले गए और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने रोंदे लहजे में कहा। नमीर ने दुख से आंखें मीच लीं। मैंने चाहा कि तुम्हें इस झूठ से आगाह करूं, लेकिन मुखबता की मौत का सुनकर मुझ में हिम्मत नहीं रही। भाई साहब की बीमारी के दौरान ही जब जायदाद के मामलात संभाले तो अंदाजा हुआ कि दोनों फैक्ट्रियां मुसलसल नुकसान में जा रही थीं। तुम्हारे साथ ये सब करने के पीछे तुम्हारी और अंसर भाई की जायदाद थी। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। कमरे में बला की खामोशी थी। चचा जान कुछ तवक्कुफ के बाद बोले, ये उन दिनों की बात है जब अंसर भैया ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी क्लास फेलो फातिमा से शादी कर ली थी। अब्बा जान ने इस जुर्म की पैदाइश में उन्हें घर से निकाल दिया था। जायदाद का चूंकि बंटवारा हो चुका था, इसलिए अंसर भैया भी जिद पर अड़े रहे। उन्हीं दिनों बड़ी आपा की नंद बेवा हो गई। आपा के ससुराल वालों ने मुतालबा किया कि अंसर भैया के साथ उनकी शादी करवा दी जाए, वरना आपा को तलाक दे दी जाएगी। मेरा चूंकि तुम्हारी चची के साथ निकाह हो चुका था इसलिए बच गया। भैया की शादी की खबर अभी खानदान में नहीं फैली थी। अम्मा अब्बा ने भैया पर बहुत दबाव डाला कि वो फातिमा भाभी को तलाक दे दें, लेकिन भैया किसी तौर न माने। फिर उस दिन वो हुआ जिसकी कम से कम अपने वालिदैन से मैं उम्मीद नहीं रखता था। उन्होंने ठंडी आह भरी। वो माजी के दरीचों को एक एक करके खोलते जा रहे थे। नमीर का रुआं रुआं समात बना हुआ था। उस दिन अब्बा जान ने अम्मा जान की बीमारी का बहाना करके भैया को घर बुलवाया। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है।
अम्मा ने मरने की धमकी देकर भैया को इस रिश्ते के लिए राजी किया। उस शाम सादगी से उनका निकाह पढ़वा दिया गया। अम्मा बाबा की जिद और खुदगर्जी ने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए किसी और की बेटी का घर उजाड़ दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को लंदन भिजवा दिया गया। फातिमा भाभी का खास ख्याल रखने के लिए झूठी तसल्लियां देकर उन्हें उनसे मिलने से रोके रखा। भैया के जाने के कुछ ही दिनों के बाद फातिमा भाभी को उनके घर से निकाल दिया गया और भैया को उनके भाग जाने की झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर उन्हें बदगुमान कर दिया। उनकी आंखों में आंसू उतर आए। राना फूफो हैरत से गंग थी। तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो? आबा की नंद जब ब्याह करके आई तो उनके साथ साल भर का बेटा मशीम हैदर भी था, जो उनके पहले शोहर हैदर इकबाल से था। जब भैया और भाभी का लंदन में एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ तो मशीम उस वक्त 7 साल का था। मैं और तुम्हारी चची शादी के 6 साल बाद भी औलाद की नेमत से महरूम थे, तो हमने उस बच्चे को अपनी आगोश में ले लिया। उसका नाम मशीम से बदलकर नमीर हैदर रख दिया। नामों की ममासलत की वजह से कभी किसी को पता नहीं चला कि तुम अंसर अली हैदर के बेटे नहीं हो। उनका गला रुंध गया और वो फूट फूट कर रो पड़े। नमीर ने उनके नातवा वजूद को अपनी बाहों में भर लिया। वहां मौजूद सब नफूस की आंखें पुरनाम थीं। शुमाइल और शहीर के सर नदामत से झुके। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बाप किन हालात से गुजरा है और वो इतना अरसा उन्हें गलत समझते रहे। 18 साल की कुदरत 18 मिनटों में खत्म हो गई। बच्चों में तुम्हारा सगा न सही लेकिन दादा लगता हूँ, मेरे पास आओ। उन्होंने शुमाइल और शहीर को मुखातिब करते हुए कहा तो दोनों दादा से लिपट गए। पापा मुझे माफ कर दें, अनजाने में आपको बहुत दुख दिए हैं। शहीर ने शर्मिंदगी से कहा तो नमीर ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम लिया। मुझे भी माफ कर दो नमीर बेटा, मैं भी अनजाने में तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है। राना फूफो ने शर्मिंदगी से कहा, हाँ नमीर, जब ये सब हुआ तो राना बहुत छोटी थी, ये बहुत सी बातों से लाइल्म है। चाचा जान ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हमजा हाउस के मुकीन अभी तक उस अजीब पुरअजब कहानी से महसूसात का शिकार थे। वो सब बिलाशुबा नमीर और मुहब्बता का था जिस पर वो राज कर रहे थे। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मेरे बच्चे मेरा फख्र है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। नमीर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमजा भाई, आपको या उसामा भाई को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सब आपका ही है। मुझे या मेरे बच्चों को इस सब की ना तो ज़रूरत है और ना ही हमें कुछ चाहिए, लेकिन एक अफसोस हमेशा रहेगा, जब मुझे आप सबकी ज़रूरत थी तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। नमीर की आंखों में नमी उतर आई। चचा जान, अब सब कुछ वाजे है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे के घर चलें। नमीर ने लिजाहत से कहा तो उन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। बुरा वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन जब अपने उस वक्त में आपका सहारा बनते हैं तो हम उस बुरे वक्त से लड़ने और उसका सामना करने की हिम्मत कर जाते हैं। हमारी ताकत बन जाते हैं। जिंदगी अपनी खूबसूरती के साथ उस घर में उतरी थी। खुशियों से लबरेज लम्हे बहुत से हसीन पलों को अपने अंदर समोए हुए थे और सबसे बढ़कर नमीर ने अपनी लाइब्रेरी के दरवाजे अपने बच्चों के लिए खोल दिए थे। फारग वक्त में वो अपनी और मुख्तबा की ज़िंदगी का एक एक पल अपने बच्चों के साथ शेयर करते थे। नमीर को अब अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत कभी नहीं मरती। जिस्म तो फ़ानी है लेकिन मोहब्बत लाफानी है। मुहब्बता खुद तो चली गई लेकिन अपनी मोहब्बत अपने बच्चों की शक्ल में उसे दान कर गई। उन्होंने जान लिया कि मोहब्बत कभी नहीं मरती, ये किसी न किसी शक्ल में हमारे साथ रहती है। और मुहब्बता की मोहब्बत ने ही तो उन्हें सिखाया था कि मोहब्बत ना मिले तो मोहब्बत बांटने लग जाओ, ये कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में आपको लौटाई ज़रूर जाएगी। मुहब्बता उनकी मोहब्बत थी और अब यही मोहब्बत उनकी रह गुजर थी।